हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एसएसटी पेडागोजी करने वाले हैं। एसएसटी पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस का हमारा पेपर होता है जो 60 मार्क्स का होता है एसएसटी का। उसमें से 40 जो होता है वो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 20 जो होते हैं वो पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज हम पेडागोजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स ऑफ सोशल साइंस शुड यूज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन प्राइमरी लेवल क्लासेस। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंत विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, ये क्या होती है? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। इसका मतलब होता है विभिन्न विषयों का एकीकरण। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। एनसीएफ हमारा रिकमेंड करता है कि सोशल साइंस को हमें कैसे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, आर क्या है? दिस अप्रोच हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ सोशल साइंस नॉलेज। तो यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। ये भी सही है। जैसे अगर कोई भी एक टॉपिक होता है तो उसमें हिस्ट्री भी इंक्लूडेड होती है, उसमें जियोग्राफी भी इंक्लूडेड होती है, इकोनॉमी पे रिलेटेड होती है। जैसे अगर आप किसान मूवमेंट को ले लो तो वहाँ पे पॉलिटिक्स भी इंक्लूडेड है। सारे ही चीज़ें इंटर डिसिप्लिनरी क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इंटीग्रेटेड होती है। तो ये दोनों कथन सही हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आर जो है ए की करेक्ट व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अ सोशल स्टडीज टीचर शुड डिस्कस द करंट अफेयर्स इन द क्लासरूम बिकॉज। तो जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हैं उनको कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? यह विद्यार्थियों को समाज देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है कि एनसीएफ ने क्या रिकमेंड किया था? क्यूरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों को सेंसिटिव, संवेदनशील बनाए। चाहे हम ईवीएस में पढ़ें चाहे सोशल स्टडीज़ में पढ़ें, तो वो क्या करता है? संवेदनशील बनाता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है बी में, यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करता है। ये क्रिटिकल एबिलिटी को बच्चों के इम्प्रूव करता है। क्रिटिकल एबिलिटी मतलब कि वो बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे मतलब एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे तरीके से सोच सकें। ठीक है, जैसे वैरायटी ऑफ लॉजिक लगा सकें। ये सब क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होता है। इससे एनालाइज कर सकें, इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें डिफरेंट थिंग्स के बीच में। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है, तो ये हेल्प करती है। ये भी सही है। सी में क्या है? इट हेल्प द स्टूडेंट्स टू रिलेट द एवरीडे इशूज विथ देयर सब्जेक्ट टॉपिक। ये भी सही है कि यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है। तो ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड सम इंटरटेनमेंट फॉर। अब यहाँ पे इंटरटेनमेंट की बात हो गई, तो ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं शामिल करना चाहिए कि इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाता है ना। तो तीनों ए बी सी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर से देखिए असर्शन और रीजन का है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट मैपिंग इज अ टेक्निक बाय विच द टीचर कैन मेक द सब्जेक्ट मैटर सिंपल एंड ईजी बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू कॉन्सेप्ट विथ प्रीवियसली लर्न कॉन्सेप्ट। तो ये सही है। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब होता है कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट मैपिंग टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी है। इसमें प्रायोर जो नॉलेज होता है उसको और प्रायोर नॉलेज को लिंक करके नई इन्फॉर्मेशन को सिखाया जाता है। न्यू कॉन्सेप्ट को किसके साथ लिंक किया जाता है? जो हमने पहले सीखा हुआ है, तो होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये बिल्कुल सही है। अवधारणा मानचित्रण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल व सहज बना सकता है। फिर आर क्या है? अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है। यह अवधारणाओं के बीच के बद्ध संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता। नहीं, ये गलत हो गया, नेगेटिव वर्ड आ गया यहाँ पे, नॉट नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। तो ए ट्रू है और आर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है तो यही तो उसका मेन लॉजिक है ना, कि वो क्या करता है कि प्रायोर नॉलेज को या फिर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको प्रायोर पुराना जो कॉन्सेप्ट उससे लिंक करता है। तो यहाँ पे बहुसंबंध स्थापित होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं प्रदर्शित करता, इसलिए ये गलत है।
तो ऑप्शन नंबर 2 ए ट्रू है, लेकिन आर जो है वो क्या है, असत्य है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टूडेंट्स प्लान टू डू अ रोल प्ले इन अ क्लास, सुनैना रिफ्यूज टू प्ले द रोल ऑफ Bhimrao Ambedkar in the Republic Day program organized in her school, saying that she is a girl. So she will wear a girl's dress and play the role of a girl or woman only. The reason for her behavior reflects. तो जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वाहन के रोल के लिए योजना बनाई तो सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और लड़की या फिर औरत की ही भूमिका निभाएगी। तो इसका जो बिहेवियर है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी मतलब समानता का नहीं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे कास्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होती है कि एक रोल है जो कि समाज ने, सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि यही जेंडर के हिसाब से कि अगर वो बॉय है तो क्या पहनेगी और गर्ल है तो क्या पहनेगी, फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, लैंगिक रूढ़िबद्धता है। तो वो मानती है इसमें कि मैं गर्ल हूँ तो मैं सिर्फ गर्ल के ही कपड़े पहनूंगी और गर्ल की या फिर औरत की ही भूमिका निभाऊंगी। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है जो कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। नेक्स्ट है, एन इंक्लूसिव सोशल साइंस क्लास एनरोल्स ऑल टाइप्स ऑफ children, so it should be the duty of a teacher to। एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है। इंक्लूसिव सोशल साइंस की क्लास में क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन आते हैं ना, चाहे वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, चाहे वो और डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन हो या फिर नॉर्मल चिल्ड्रन हो ना, नॉर्मल चिल्ड्रन हो। तो सोशल साइंस की क्लास में क्या ड्यूटी होती है एक टीचर की कि असेस करे व्हाट चिल्ड्रन कैन एंड कैन नॉट डू। तो ये पहली थिंग होती है जो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होनी चाहिए, असेस होनी चाहिए कि बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, एक टीचर को पता होना चाहिए, तभी तो वो फिर उसके हिसाब से अपनी पेडागोजी या फिर मेथड जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगी ना। अगर उसे पता ही नहीं है बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता तो फिर कैसे अपनी मेथड चुनेगी। नेक्स्ट है, प्लान लर्निंग स्ट्रेटेजी इन विच ऑल द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट। ये भी सही है कि ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी बने। तो ये क्या है, इसको ये इक्विटी है कि सबके साथ इंक्लूड करके हमें कक्षा में पढ़ाना है, तो सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट है, बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज़ तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना, ये गलत है। अब देखिए हमें पता है दो ही दिया, जैसे ए बी सही है तो ऑप्शन नंबर 4 है, आप टिक करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें दो ऑप्शन का ऑप्शन में दिए हुए थे ना, पेयरिंग की हुई थी, तो ए और बी तो सही है, तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, 4th में क्या लिखा हुआ है, परियोजनाओं और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना नहीं, किसी की स्वतंत्रता को ख़त्म नहीं करना, उसको रोकना नहीं है, बस बच्चों को सबको इंक्लूड करके उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट परसेप्शन व्हेन अ सोशल साइंस टीचर इज इंगेज्ड इन एन एक्टिविटी इन क्लासरूम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है, मतलब कि जो टीचर है वो क्लास में इंक्लूडेड है, वो क्लास बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी कर रही है, ठीक है। शिक्षिका अपने प्रधान शिक्षिका के गतिविधि आधारित अधिगम को बढ़ावा देने के आदेश की पूर्ति करने का अभिनय कर रही है, मतलब प्रिंसिपल ने उसको जो बोला होगा करने के लिए तो बस उसको करने का, उसको प्रमोट करने का वो दिखावा कर रही है। एक्चुअल में गतिविधि आधारित अधिगम को वो पसंद नहीं कर रही है, बस उसको दिखावा कर रही है कि वो बढ़ावा दे रही है, ये गलत है। शिक्षिका को नहीं पता कि वह क्यों कर रही है, उसे पता ही नहीं है कि क्यों कर रही है, इससे भी नहीं रिफ्लेक्ट होता।
शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों को सहायता मिलेगी। ये बिल्कुल सही है कि द टीचर बिलीव्स दैट द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे देखिए ऊपर के दो में टीचर सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, उसको प्रिंसिपल ने बोला था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है तो एक्टिंग कर रही थी। तो यहाँ लेकिन इस ऑप्शन में क्या है कि वो समझती है, वो विश्वास करती है, बिलीव करती है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो बच्चे को हेल्प करेगी वो कॉन्सेप्ट को समझने में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इन द सोशल स्टडीज़ क्लासरूम। तो निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास की, कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रंस एबिलिटी टू डू टास्क असाइंड। ये सही है, बच्चों में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, इससे वो मोटिवेटेड होते हैं, उनको फील गुड वाला अच्छी फीलिंग आती है कि आपको उनकी एबिलिटी में विश्वास है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो उनके अंदर एंजाइटी या फिर फियर कि उन्हें आप अप्रिसिएट नहीं कर रहे हो, आप पसंद नहीं कर रहे हो, तो इससे उनके ग्रोथ में क्या होता है, रुकावट आती है। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बच्चा कर लेगा। फिर है कंपेयरिंग द वन स्टूडेंट टू क्लास विद अनदर। अब यहाँ पे ये गलत है, कंपेयर नहीं करना है। आकलन में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बच्चों को क्या होता है, यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होता है। जो जिसने अच्छा किया तो उसका तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छा नहीं किया है तो उसका तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा ना, वो तो वहाँ से क्या करेगा, डरने लगेगा असेसमेंट के नाम से, कंपैरिजन हो रहा है, उसको नीचे दिखाया जा रहा है, तो ये गलत है। फिर है कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना, एम्फेसिस ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, टास्क को उसके मतलब सेटिस्फैक्ट्री मतलब कि अच्छे तरीके से हो जाए पर जोर दे रहे हो, तो ये भी सही है। मतलब सिर्फ गोल ओरिएंटेड नहीं हो कि अच्छे तरीके से जो आपने काम दिया था वो हो रहा है, उस पर जोर देना। एक्सेप्टिंग जेन्यून एक्सक्यूजेस फॉर द लेट सबमिशन ऑफ द असाइन टास्क प्रोजेक्ट, ये भी सही है कि अगर कोई बच्चा आपने जो टास्क दिया था फिर प्रोजेक्ट दिया था उसको नहीं करके आया है, लेकिन वो उसके लिए जो एक्सक्यूज़ दे रहा है वो जेन्यून है, वो गलत नहीं है, आपको सही लग रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ये नहीं कि बस बच्चा बहाना ही मार रहा होगा तो लेट हुए तो हुए क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई जेन्यून प्रॉब्लम है तो आपको उसके एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ACD सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी दैट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली होती क्या है ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि बच्चा एबल है क्या करने में, एनालाइज करने में इन्फॉर्मेशन को, जैसे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो वो उनको एनालाइज कर पा रहा है, कंपेयर कर रहा है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर पा रहा है। जैसे एक अलग व्यू पॉइंट वाला बच्चा है कि उसे कुछ और सही लगता है, दूसरे को कुछ और सही लगता है, तो उन दोनों में क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर पा रहा है, इवेलुएट कर रहा है एविडेंसेस को, या फिर लॉजिकल रीज़न दे पा रहा है दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में, जो ये क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो इनमें से कौन सा जो है एक्टिविटी है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करेगी। किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना, हाँ ये सही लग रहा है, छोटा सा टिक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इंटरनेट से जानकारी कॉपी पेस्ट करना नहीं, विषय संबंधी महत्वपूर्ण सूची याद करना नहीं। यहाँ पे देखो मेमोराइजेशन पे, मेमोरी पे ज़्यादा फोकस्ड है ना कि क्रिटिकल थिंकिंग पे। मूल लेख को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश पढ़ना, ये भी गलत है कि आप क्या कर रहे हो, बस समरी पढ़ ले रहे हो आर्टिकल की, आर्टिकल को नहीं पढ़ रहे हो, तो ये सब नहीं। तो नंबर 1 जो है कि क्या लिखा हुआ है, डिस्कसिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कि जब आप एक विवादास्पद
विषय पर बच्चों के अलग अलग दृष्टिकोण लेते हो तो वहाँ पे एक ही व्यू नहीं, सब लोगों की एक ही सोच नहीं होगी क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पे अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होगी कि अच्छा ये भी सही होता है, अच्छा इसका ये भी कारण हो सकता है। तो दिस इज विल हेल्प बच्चे को क्या करने में कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो सके। जैसे अभी जो हुआ नीट को लेकर, तो अगर आप थोड़े से जैसे बड़े बच्चे जैसे हो गए 6, 7, 8 वाले बच्चों को लेकर अगर आप ये टॉपिक रखते हो कि जो ये CGI का जो प्रोटेस्ट हुआ बच्चों का जो भी जैसा, तो उसमें अलग अलग व्यू पॉइंट वाले बच्चे आएंगे। किसी ने का व्यू पॉइंट होगा कुछ और, किसी का व्यू पॉइंट होगा कुछ और, तो बच्चों को डिफरेंट व्यू पॉइंट के बारे में पता चलेगा। उससे उन्होंने सोचेंगे कि अच्छा ये भी सही हो सकता है क्या, तो इससे क्या होगा उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो इनमें से कौन सा जो बच्चे में फिर से वही आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। तो फिर से क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। तो अब आपको इसमें से क्या आंसर है सही फाइंड आउट करना है। कौन सा सवाल है जो कि बढ़ावा देगा। अग्नेय शैलों का निर्माण कैसे हुआ। अगर आपने क्वेश्चन किया कि हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म, तो अगर उसने इग्नियस रॉक को फॉर्म किया होगा तो आंसर दे देगा, है ना। अब सिर्फ हाउ से तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी ना। फिर नेक्स्ट है वाई इज द 1991 रिकॉग्नाइज्ड एज important for India and many other countries from economic perspective, कि 1991 में को भारत तथा अन्य देशों को क्यों महत्वपूर्ण माना गया आर्थिक दृष्टिकोण से। तो वहाँ पे अगर उसने पढ़ा होगा कि 1991 को, तो एज इट इज उत्तर उसका दे देगा। आगे हम पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शंस। ऑप्टिंग फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोचेस has become disaster for India. Do you agree with the statement? Explain. भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। कि इसमें क्या होगा कि आप पूछ रहे हो वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री, आप पूछ रहे हो उसका जनरल ओपिनियन ले रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि उसको सोचना पड़ेगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होगी कि वो खुद क्या सोचता है इसके बारे में, एक्सप्लेन करना है उसको, तो खुद से वो व्याख्या करेगा, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है व्हाट शुड नॉट बी द टास्क ऑफ अ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो देखो एक तो दो प्रकार के हम थ्योरी यहाँ पे पढ़ते हैं। एक तो व्यवहारवाद जिसको बिहेवियरिज्म बोला जाता है, और एक होता है क्या रचनावाद जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टीचर सेंटर्ड में होता है, आप बोल सकते हो यहाँ पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि आप बच्चे के व्यवहार को क्या कर सकते हो सेव कर सकते हो। कि आपने चॉकलेट दिया बच्चे को तो बच्चा चॉकलेट लेके आके पढ़ने बैठ गया, आपने उसको डंडे से मारा तो बच्चा डर गया। तो यहाँ पे व्यवहारवाद मतलब कि आप बिहेवियर को सेव करते हो उसको रिवार्ड और पनिशमेंट देके। और रचनावाद क्या है कि आप लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे के एक्सपीरियंस पे फोकस करते हो, उसको मार के डरा के उसका बिहेवियर नहीं चेंज करते हो। यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग की बात होती है, यहाँ पे करके सीखने की बात होती है, यहाँ पे एक्सपीरियंस से सीखने की बात होती है। तो यहाँ पे सेंटर कौन होता है, यहाँ पे बच्चा सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पे होती है अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है, नॉट नेगेटिव बोला है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का नहीं हो सकता वो टीचर। तो क्या कक्षा के वातावरण को बदलना ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार को आकार दिया जा सके। अब यहाँ पे देखो बिहेवियर की बात हो रही है, व्यवहार की। मॉडिफाई द क्लासरूम एनवायरनमेंट टू सेव लर्नर्स बिहेवियर। तो बच्चे आगे पढ़ेंगे ही नहीं और इसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे कि यही है, यहाँ पे व्यवहारवाद की बात हो रही है। नहीं, ये गलत है, अभी आगे आपको पढ़ना है। अवॉइड लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन सोशल इशूज़। देखो ये आंसर होगा कि विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना। आप मना कर रहे हो बच्चों को कि सोशल इशूज़ में बात ही ना करो, ये होगा
जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में कभी नहीं होगा। ये क्या है, ये बिहेवियरिज्म का पार्ट हो जाएगा, व्यवहारवाद का या फिर किसी दूसरी टर्मिनोलॉजी का, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की विशेषता नहीं है कि आप बच्चे को मना कर रहे हो। क्यों, अब हम देख लेते हैं वन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वन भी तो हमें गलत लग रहा था कि इसमें व्यवहारवाद की बात हो रही है, लेकिन नहीं, इसमें बच्चे के व्यवहार को चेंज करने की बात डायरेक्टली नहीं हो रही। यहाँ पे हो रहा है कि मॉडिफाई द क्लास एनवायरनमेंट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट चेंज करना है, उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं देना है कि उसका बिहेवियर चेंज हो सके। हमें चेंजेस लाने हैं क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ताकि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आ सकें। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है, क्लासरूम को मॉडिफाई करने की, जिससे इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है। डायरेक्टली हम बच्चे के बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एज अ क्रिएटिव एंड रिफ्लेक्टिव सोशल साइंस टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू डू टू एनहांस एंड शार्पन योर टीचिंग स्किल्स। तो एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। सेल्फ स्टडी सबको करनी चाहिए, तो टीचर है तो ऑफकोर्स करनी ही चाहिए, है ना। फॉलो एंड वर्क विद द टेक्स्ट बुक ऑनली। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात हो रही है कि सिर्फ और किताबों से पढ़ना है, तो ये क्या है, गलत है। स्वयं अध्ययन सही है, लेकिन केवल किताबों से पढ़ना गलत है। फिर है कंडक्ट एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान करना, ये भी क्या है, सही है। फिर केस अध्ययन, केस स्टडी करना, कलेक्ट एंड क्रिएट केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ क्या होती हैं कि आप कोई एग्जाम्पल ले लेते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करते हो कि अच्छा वहाँ पे ऐसा हुआ था। जैसे अगर आपने एक कंपनी की केस स्टडी करी जो कि थोड़े समय के बाद बंद हो गई किन्हीं कारणों की वजह से, तो आपने स्टडी करी कि अच्छा वो कंपनी कैसे खुली थी, कैसे प्रोग्रेस हुई, फिर क्या कारण रहे कि वो बंद हो गई, तो इसको केस स्टडी बोला जाता है। तो बी को छोड़ के बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। टीचर को खुद से पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, केस स्टडी करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर नीड्स टू बी सेलेक्टिव एंड जुडिशियस इन द सिलेक्शन ऑफ लोकल कंटेंट, कि शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील एवं विवेकशील होने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो ये सही है। क्यों सही है, देखिए अब एनसीएफ जो है वो बात करता है कि टीचर को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए कि लोकल वो जो मटेरियल है, लोकल रिसोर्सेस है वो यूज करे, है ना। एनसीएफ ने इनकरेज किया टीचर्स को, लेकिन बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो फोल्क म्यूज़िक होता है, फोल्क डांस होता है, इसमें कई बार स्टेरियोटाइप्स बातें होती हैं, जहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता होती है, वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें हो रही होती हैं। कि जैसे आप देखोगे बहुत सारे जो गाने रहेंगे उसमें औरतों को कम आंका जाएगा और जो पुरुषों को ज़्यादा आंका जाएगा। ऐसे बहुत सारी जातियों पे गाने होते हैं रिलीजन में, तो ऐसी बातों पे हमें ध्यान रखना है। तो हमें किसी भी कंटेंट को जब हम चूज़ कर रहे हैं लोकल कंटेंट को, तो हमें सजग रहना है, सावधान रहना है, जुडिशियस रहना है, सिलेक्टिव रहना है। तो ये बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या दे रहा है, कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएँ व पहेलियाँ पूर्वाग्रहित हो सकती हैं। मतलब कि हो सकता है उनमें बायसेस हो कि हर एक कम्युनिटी अपने हिसाब से अपने जो खुद को महान दिखाने के लिए बनाएगी ना, जो भी गाने लग बनाएगी या फिर स्टोरीज होंगी, तो वहाँ पे तो उसी को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो ये कई बार क्या होता है, गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान से चूज़ करना चाहिए। तो रीज़न भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कि दोनों ए और आर सही हैं, और आर उसकी जो कलेक्ट क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ बेटर सोर्स टू कंपेयर द लिटरेसी रेट ऑफ 8th क्लास पास बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ अ यूनियन टेरिटरी विद द लिटरेसी रेट ऑफ 8th क्लास पास बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ स्टेट्स। तो केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर स्रोत है। अब यहाँ पे देखिए आपको कंपैरिजन करना है, किसका करना है कि जो है तो
यूनियन टेरिटरी में जो पास हुए 8वीं क्लास के बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनका कंपैरिजन करना है कि जो स्टेट में पास हुए बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो इसमें कौन सा डाटा यूज़ करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, द्वितीयक डाटा का यूज़ किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है वो ऑलरेडी हो चुका होगा। गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज होंगी जो ऑलरेडी इसको पब्लिश कर चुकी होंगी, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया हो गई, नेशनल सैम्पल सर्वे हो गया, है ना। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुकी होंगी। अब हमें दोबारा करना है, तो यहाँ पे सेकेंडरी डाटा होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन which step of the project method the resources, timelines and budget for the project are identified। तो परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या होता है, प्लानिंग। जब आप योजना को बनाते हो तो आप सारी चीज़ें, जैसे संसाधन हो गए, समय सीमा हो गई, बजट हो गई, ये सब का क्या करते हो, पहचान करते हो। ये आप एक सब कुछ चरण में डिफाइन करते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर कंसीडर्ड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एज पार्ट ऑफ एवेल्युएशन प्रोसीड्यूर्स। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हो। अब देखो, हर एक एग्जाम में उपस्थित होना है, तो ये देखने में तो पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन ये क्या नेगेटिव है, ये गलत है। नॉट पॉसिबल ना कि हर एक एग्जाम में पहुंचना ही पहुंचना है, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो ऐसा कुछ भी जो है तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में सम्मिलित नहीं है असेसमेंट के लिए। फिर है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों की पुष्टि करें। ये ठीक है। कन्फर्म विद द वैल्यूज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें उन वैल्यूज़ को पुष्टि करनी है, फिर कन्फर्म करना है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, तो ये सही है। फिर है, हेल्प द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज़ फ्रीली। ये भी इंक्लूडेड है असेसमेंट में, क्या कि बच्चे की उसके विचारों, मतों के मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता हो सके। ये भी ठीक है। नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करें, नहीं, ये इंक्लूडेड नहीं है कि चेक द होमवर्क ऑन रेगुलर बेसिस, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। तो बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन इन सोशल स्टडीज। तो निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे देखा पूछ रहा है क्या, कौन सी इवैल्यूएशन की विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सही है। आपको इवैल्यूएशन में क्या देखना है कि एक तो बात कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली है, और एक क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है। दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है। फिर है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ये भी सही है कि जैसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर लें तो क्लासरूम टीचिंग का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न भाग है। सी में है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ओनली। अब देखो यहाँ पे ओनली आ गया, तो रिटन टेस्ट इंक्लूडेड है, बट ओरल भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, नॉट ओनली रिटन। तो ये गलत हो गया, लिखित केवल नहीं हो सकता। यह शिक्षा के उद्देश्यों से निकटतम रूप से संबंध है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये भी सही है। तो कौन सा, ए बी डी सी को छोड़ के बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, होमवर्क एंड क्वेश्चंस आस्क्ड टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ असेसमेंट। तो ये सब जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बीच अंदर आते हैं, मतलब इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य, शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं। योगात्मक क्या होता है कि लास्ट यूनिट के लास्ट में आप कर रहे हो, आप टर्म के लास्ट में कर रहे हो टेस्ट, या फिर ईयरली कर रहे हो ईयर के लास्ट में, तो ये क्या होता है, योगात्मक आकलन होता है। क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट की एक क्राइटेरिया पहले से ही डिफाइंड है, जैसे आप सी टेट की बात कर लो
तो वहाँ पे आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो क्या क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये एक एग्जाम्पल किसका है, समेटिव टेस्ट का, कि आप टर्म के लास्ट में असेस कर रहे हो कि लर्निंग का क्या हुआ। और फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, ड्यूरिंग होता है, लेक्चर के ड्यूरिंग हो गया, टर्म के ड्यूरिंग हो गया, मतलब बीच में बच्चे की समझ को जांचने के लिए पूछा जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट वेज टू असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड अचीवमेंट एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एविडेंस टू शो टू पेरेंट्स इफ नीडेड। तो इनमें से कौन सा निम्नलिखित के विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है। आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को दिखाया जा सके। तो क्या होता है, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर डी ओनली। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा कि ओनली डी। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो क्या होता है कि उसमें आपने सब कुछ रखा हुआ है, बच्चे के ओवरऑल जो असेसमेंट है उसका उसमें डेटा होता है। तो पोर्टफोलियो कंसीडर्ड बेस्ट फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू, आप एनसीएफ की बात कर लो या फिर एनसीईआरटी की बात कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस असेस ओनली रिमेंबर एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया मतलब स्मरण पक्ष को आंकता है। ऐसे सवाल कौन से हैं जो केवल और केवल स्मरण पक्ष को आंकते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध करना। अब देखो, अगर आपको याद होगा आप तभी इसकी सूची बना सकते हो ना, अदरवाइज कैसे सूची बनाओगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेमोरी पे है, रट्टाफिकेशन वाला, कि याद है तो कर दिया, नहीं याद है तो नहीं किया। अपने स्कूल में होने वाली पाठ्य चर्चा सह पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो यहाँ पे ओनली मेमोरी का काम नहीं है, यहाँ पे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है ना, वो कितना सोच पाएंगे, क्योंकि उन्हें टिप्पणी लिखनी है। तो ये नहीं होगा। औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति का उदाहरणों सहित वर्णन करना। एवेल्युएशन करना है कि कितना प्रगति हुई है। तो अब इसमें आपने पढ़ा होगा तो आप कर दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर दोगे, तो ये भी मेमोरी से रिलेटेड है। फिर है, भारत में अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच कीजिए। क्या करना है, जांच करना है। एग्जामाइन द राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो अब यहाँ पे देखो, एग्जामाइन आपको करना है तो आप कंपैरिजन करोगे, तो यहाँ पे थिंकिंग डेवलपमेंट होगी। तो ओनली रिटन मतलब मेमोरी का काम बस तो नहीं है ना, तो ये नहीं आएगा। फिर कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषताएं। अब आपको ने अगर कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ा होगा तो आप याद करके लिख दोगे विशेषता। तो ACE ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि ACE ओनली। ये जो है क्या करेंगे, जो थिंकिंग प्रोसेस है मतलब याद करने की, एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ACE इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर हम B की बात करें तो इसमें थिंकिंग लगेगी, तो और D में भी थिंकिंग लगेगी, क्रिटिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।